नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 8 उसमें संधि के भेद का अध्ययन करेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि हम पढ़ चुके हैं और आज तीसरा भेद विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग, ये जो कोष्ठक में है, विसर्ग का चिन्ह है, 2 बिंदियाँ किसी भी वर्ण के आगे जब यह चिन्ह लगता है तो उसमें है की ध्वनि शामिल हो जाती है। जैसे ए के आगे विसर्ग चिन्ह लगा तो अह बोलेंगे, उसे ए को अह बोलेंगे। क के आगे लगी तो कह बोलेंगे। तो इससे ये विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी किसी भी स्वर या व्यंजन के आगे यह चिन्ह लगा हुआ है और इसके साथ दूसरा शब्द जिसमें पहले स्वर या व्यंजन है, उनके मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग लगा हो और उसके साथ पुनः स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वह विसर्ग संधि कहलाता है। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है और उसमें बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि है। यानी स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि होती है, स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि होती है। और जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन दोनों में से किसी का भी मेल होता है तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। मतलब जो नाम है संधि का, संधि के भेद का जो नाम है, उसमें एक शब्द का अंतिम वर्ण वही होना आवश्यक है। आई बात समझ में। आगे पढ़ते हैं हम इसके नियम। यदि विसर्ग के पूर्व ए हो और बाद में ए हो तो दोनों का विकार ओ हो जाता है। विसर्ग के पूर्व ए स्वर है, विसर्ग के पूर्व ए स्वर हो और उसके बाद में भी ए हो तो दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मनः धन ए विराम, तो मनः ए ध्वनि है, उसमें विसर्ग है, ये मनः है और आगे भी ए है तो मनः धन ए विराम मिलकर के बन गए मनोविराम। ऐसे ही यश है धन अभिलाषा तो ये बन गए यशोभिलाषा। मनः धन अनुकूल तो बन गया मनोनुकूल, है ना। इन्हीं शब्दों का जब हम विच्छेद करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये विसर्ग संधि है। मनोविराम, यशोभिलाषा, मनोनुकूल, तो ये जब शब्द आए तो पहला शब्द विसर्ग होगा और बाद में स्वर या व्यंजन जो भी हो सकता है। तो मनोविराम का हो जाएगा मनः विराम, यशोभिलाषा का हो जाएगा यशः धन अभिलाषा और मनोनुकूल का बन जाएगा मनः धन अनुकूल। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले ए हो, है ना, विसर्ग के पहले ए स्वर हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ओ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये कुछ गलत प्रिंट हो गया है। यदि विसर्ग के पहले ए हो और ए के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है ना। ए के सामने ए हो तब तो वह ओ बन जाता था, लेकिन ए के सामने ए के अलावा कोई भी अक्षर हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, अतः इसमें तो विसर्ग से पहले ए है लेकिन सामने ए न होकर के ए है, स्वर है ए, तो अतः धन एव में फिर इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और वो मिलकर क्या बनेगा, अतएव। ऐसे ही यशः धन इच्छा, तो ये यशय में भी ए ध्वनि है और आगे ईव स्वर आया है तो उसका मेल होकर के बनेगा यश इच्छा। विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग लुप्त हो जाएगा और यश इच्छा, वे दोनों शब्द मिलकर के वही एक शब्द बन जाता है। तीसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले ए हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का, मतलब कै वर्ग, तय वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, पै वर्ग, इनमें से किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या ये रे ले वे व्यंजन आते हैं तो भी विसर्ग ओ में बदल जाता है। यानी विसर्ग के पहले ए हो और उसके बाद में पांचों वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण या ये रे ले वे व्यंजन आते हों तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे तपह धन वन, तो तपह में विसर्ग से पूर्व ए स्वर है और बाद में वन ये रे ले वे में से वे आया है तो इसका संधि होगा तपोवन। और ऐसे ही अधः धन गामी, अधः में भी ए स्वर है और बाद में कै वर्ग का तीसरा वर्ण है अधगामी तो ये भी बन जाएगा अधोगामी। ठीक है, आगे चलें। अब आगे है वयः धन वृद्ध, तो वयः में भी ए ध्वनि है और बाद में आगे वह है
है ना। वृद्ध में व्री है तो ये मिलकर के बन जाएगा वयोवृद्ध। आगे है अंततः धन गत्वा, अंततः धन गत्वा, तो वही पहला ए है, विसर्ग से पहले ए है और आगे क वर्ग का तीसरा वर्ण है तो वो मिलकर बन जाएंगे अंततो गत्वा। अंतिम है मनः धन विज्ञान, मनः के सामने भी वी है, वह है, ए विसर्ग उसके सामने वह है तो ये बन जाएगा मनोविज्ञान। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला नियम है चौथा, यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त, विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या ये रे ले वे है हो तो विसर्ग के स्थान में रे हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद ए, विसर्ग के पहले कोई भी मात्रा कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द आता है उसमें दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण आता है वह ए के अलावा कोई भी अन्य स्वर हो सकता है, ए के अलावा कोई सा भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या ये रे ले वे है हो तो विसर्ग के स्थान में रे हो जाता है। उदाहरण देखिए, आयुः धन वेद, तो आयुः इसमें वेद मिलेगा तो बन जाएगा आयुर्वेद। दूसरा है ज्योति धन मय, है ना, विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई भी, तो ये अलग अलग वर्ण है, येरे लेवे में से है और पंचम वर्ण भी आ गया है इसमें, मैं जो है पै वर्ग का, मैं पै फे बै भै मैं, ये पंचम वर्ण तो ये बन गया ज्योतिर्मय। चतुः धन दिशि, ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, चतुर्दिशि, चतुर्दिश या चतुर्दिशि। चौथा है आशीह धन वचन, इसके सामने भी वह है ना। इधर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो कोई भी मात्रा हो इससे कोई दिक्कत नहीं, इसे आशीर्वचन ये मिलकर बन जाएगा, आशीह धन वचन मिलकर बनेगा आशीर्वचन। धनु प्लस धारी तो ये बन जाएगा धनुर्धारी। ठीक है, विसर्ग संधि सरल ही लग रही है ना। अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद च, विसर्ग के बाद, इसमें भी कोई ये बंदिश नहीं है कि ए वर्ण होना चाहिए विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद च या तालव्य श आता है तो विसर्ग श हो जाता है, विसर्ग जो है वह बदलकर श हो जाता है। पुनः धन च, तो पुनः विसर्ग के बाद च ही है वर्ण तो यह मिल जाएगा बन के पुनश्च। तपह धन चर्या, इसमें भी च ही है आगे तो ये बन जाएगा तपश्चर्या। और यशः धन शरीर, यशः के बाद भी शरीर है तो ये मिलकर बनेगा यशस् शरीर, यशस् शरीर, है ना। श जो है विसर्ग जो है वापस श में बदल गया है तो यश तो है ही, आधा श और आ गया है और यशस् शरीर। ठीक है, समझ में आया। छठा नियम है, यदि विसर्ग के पहले ए या आ हो, विसर्ग के पहले ए या आ हो और बाद में त या से आता है, त या दंत्य से आता है तो विसर्ग से हो जाता है। जैसे पुरह धन सर तो ये मिलकर बनेगा पुरस्सर, दंत्य से आया है पुरह के बाद तो मिलकर बनेगा पुरस्सर। नमः धन ते तो वापिस वहाँ पर से आ जाएगा नमस्ते। मनः धन ताप, तय है ना विसर्ग के बाद तय तो मनस्ताप, मनः धन ताप मिलकर बनेगा मनस्ताप। अगला सातवां और अंतिम नियम है, यदि विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो, अभी तक तो विसर्ग के पहले ए की बात थी या कोई भी वर्ण की बात थी, अब है विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो और उसके बाद के खे पे फे वर्ण आए, मतलब हर वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे आविहि धनकार ना, आविहि धनकार ये पहले क वर्ग का ही पहला वर्ण है तो ये मिलकर बन जाएंगे आविष्कार। चतुः धन पाद तो ये मिलकर बन जाएंगे चतुष्पाद। चतुः धन पथ तो ये मिलकर बन जाएंगे चतुष्पथ। फिर है बहि धनकार तो ये मिलकर बन जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा श में और बहिष्कार। संस्कृत में दुह और निह उपसर्ग नहीं होते इसलिए इनके साथ संधि या संधि विच्छेद भी अशुद्ध है, मतलब इनसे कोई दुह और नि उपसर्ग नहीं होते इसलिए इनके साथ संधि या संधि विच्छेद भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको विसर्ग संधि समझ में आ गई होगी। व्यंजन संधि के मुकाबले ये थोड़ी सरल थी। वीडियो अवश्य समझ में आ गया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।